हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरनाम सिंह, रिसोर्स टीचर, फिर से आपके बीच में हूँ एक नया एजुकेशनल वीडियो लेकर, जिसका शीर्षक है विकलांगता एक परिचय। आप सभी जानते हैं कि विकलांग, डिसेबल लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनको दिव्यांग कहते हैं, या इंग्लिश में उनको बच्चे हैं तो CWSN कहा जाता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। और एक और इनको नाम दिया गया है डिफरेंटली एबल्ड। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि एबल तो हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी का तरीका अलग है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बीच बीच में विकलांग शब्द यूज़ करूं, क्योंकि ये प्राचीन शब्द इसी तरह से है। डिसेबिलिटी ही बार बार यूज़ होता है, लेकिन इसको जहां मैं डिसेबिलिटी, विकलांगता यूज़ करूं, आप समझ लिए मैं उनको डिफरेंटली एबल ही कह रहा हूं। तो आप सभी जानते हैं कि RPWD एक्ट में डिसेबिलिटी की टाइप को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। आज 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं। सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टीचर गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं वो सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में ही काम कर रहे हैं। सभी को समेकित शिक्षा का पता होना चाहिए, सभी को समावेशी शिक्षा का पता होना चाहिए, सभी को स्पेशल एजुकेशन का पता होना चाहिए, डिसेबिलिटी का पता होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और मेरी अगर कहीं कमी रहती है तो मुझे नोट भी कराएंगे। तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में नंबर 1, दृष्टिबाधिता यानी ब्लाइंडनेस। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित किसे कहा जाता है? यानी मेडिकल सर्टिफिकेट में 100% मेडिकल वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक विजन इक्विटी, दूसरा है फील्ड ऑफ विजन। विजन इक्विटी हम यूं मापते हैं, फील्ड ऑफ विजन हम यूं मापते हैं। हम डिग्री के हिसाब से 180 डिग्री तक देख पाते हैं, और यूं हमारी जो दृष्टि है, जिसको नॉर्मल कहते हैं, वो 6/6 होती है। नॉर्मल जो दृष्टि होती है 6/6 होती है और 180 के डिग्री तक होती है। उसकी फील्ड ऑफ विजन होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लगभग इतना होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको चश्मा भी लगा लिया, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया है, तब भी कोई भी चश्मा 6/6 ना दिखा पाए तो वो अल्प दृष्टि माना जाता है। ब्लाइंडनेस के लिए उसकी जो बची हुई विजन है, या तो बची हुई विजन जो है वो 6/60 होनी चाहिए, या उससे भी वर्ष होनी चाहिए। 6/60 हो या उससे भी वर्ष हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सेंसेशन ऑफ लाइट भी नहीं होता, यानी NLP, नो लाइट परसेप्शन। जो लाइट का परसेप्शन है, अर्थात ऐसा ब्लाइंड कि रूम में लाइट जल रही है कि नहीं इतना भी पता नहीं लगता, यहां तक भी वर्ष होती है दृष्टि। नंबर 2, अल्प दृष्टि। अब अल्प दृष्टि और कमजोर दृष्टि में फर्क देखिए। कमजोर दृष्टि वाले को चश्मा लगेगा तो उसकी नजर 6/6 हो जाएगी, चाहे वो 5 नंबर का लगे, 8 नंबर का लगे, 10 नंबर का लगे। अगर किसी भी चश्मे से उसकी दृष्टि की इक्विटी जो है, विजन की इक्विटी जो है, वो 6/6 आ जाती है तो वो नॉर्मल है। चश्मे पे मत जाइए, चश्मा कितना हो रहा है, 6/6 आ रही है ना, तो वो नॉर्मल है।
अगर किसी भी चश्मे लगाने के बावजूद उसकी दृष्टि 6/18 या इससे भी वर्ष आती है तो वो अल्प दृष्टि है, यानी लो विजन है। तीसरी प्रकार है लेप्रेसी क्योर्ड, यानी कुष्ठ रोग उपचारित, जिनको कभी कुष्ठ रोग हुआ था लेकिन अब वो ट्रीटमेंट होकर ठीक हो चुका है। फिर वो डिसेबल कैसे जब ठीक हो चुका है? ठीक होने का अर्थ ये है कि जैसे अंग खराब होते हैं वहाँ पर निशान होते हैं, सुन्न होते हैं, अंग पूर्ण रूप से काम नहीं करते। तो WHO के अनुसार कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो चुके व्यक्तियों की संख्या 2 से 3 मिलियन के बीच, और पिछले 20 वर्षों में पूरे विश्व में 15 मिलियन लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पर हियरिंग इंपेयरमेंट या हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी ऊंचा सुनने वाले और बधिर, श्रवण बाधित कह देते हैं। ये क्या होते हैं? श्रवण बाधिता, डेफ जिसको बोलते हैं, डेफ इज ए पर्सन हु हैज 60 डेसिबल एंड मोर लॉस इन द बेटर ईयर एट द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अर्थात बातचीत की आवृत्तियों पर 60 डेसिबल से अधिक पर जो सुनता हो उसे हम बधिर कहेंगे। इसके लिए ज़्यादा गहराई में न जाएं, क्योंकि फिर बधिर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि 21 डिसेबिलिटी है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना है। इसके लिए कारण भी होते हैं, जन्मजात कारण हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ को चेचक हो गया, मम्पस हो गया, रुबेला हो गया, या सिफिलिस नाम की बीमारी हो गई है। और बच्चा जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, रोया नहीं बच्चा, काफ़ी देर में सांस आया, श्वासावरोध हो गया, ऑक्सीजन टाइम पे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और जो अक्वायर्ड कारण है, एक और कारण होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर का भी इसको कारण माना जाता है। और फिर अक्वायर्ड कारण भी हैं, ये किसी ने खुजा लिया और पर्दा डैमेज हो गया, लेकिन वो कंडक्टिव लॉस आएगा। अगर किसी का पर्दा फट गया है या हड्डियाँ खराब हो गई तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, वो रिपेयरेबल है, वो ठीक हो जाएगा। इनर ईयर के अंदर अगर लॉस आता है तो वो ठीक नहीं होता। जब बच्चा छोटा है, बिल्कुल छोटा है, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से, कुछ दवाइयां हैं पैराक्सिन वगैरह, उनकी वजह से, ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन देने की वजह से भी हो जाता है। ये एक्वायर्ड हियरिंग लॉस है। इसकी जो डिग्री है वो 0 डेसिबल से 25 डेसिबल के बीच में बिल्कुल नॉर्मल होता है। 26 से 40 के बीच में माइल्ड हियरिंग लॉस आता है, जरा सा हियरिंग लॉस, और 41 से लेकर 55 के बीच में मॉडरेट हियरिंग लॉस है। 56 से लेकर 70 के बीच में मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस आता है, और 71 से लेकर 90 के बीच में सीवियर हियरिंग लॉस है, और 91 एंड अबोव जो इससे ऊपर का होगा वो फिर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट है हमारी 5वीं डिसेबिलिटी, अस्थि विकलांगता या चलन निशक्तता, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें पोलियोग्रस्त, व्हीलचेयर पर बैसाखियों का प्रयोग करने वाले, या किसी एक्सीडेंट में या किसी चोट लगने की वजह से, अंग विच्छेदन की वजह से किसी तरह से वो अस्थि विकलांग हो गए हैं,
वो पर्सन आते हैं। छठे नंबर पर है डवार्फिज्म अर्थात बौनापन। जिन व्यक्तियों का कद 4 फुट 10 इंच से कम है वो इस श्रेणी में आते हैं। और इसमें भी 4 तरह की किस्में मेन होती हैं, जैसे रोजोमेलिक, बाजू और जांघ छोटे बाकी शरीर ठीक। मिजोमेलिक जिसमें बाजू का आगे का भाग छोटा है, पैरों की लंबाई बहुत कम है। और एक्रोमेलिक जब हाथ पैर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर की लंबाई कुछ कुछ सामान्य होती है, धड़ कुछ ठीक होता है। माइक्रोमेलिक में असामान्य ही होता है, सब कुछ कद काफ़ी छोटा है। तो इसका कारण क्या है? 300 तरह की बीमारियों में से कोई एक बीमारी इस बौनेपन का कारण हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है? क्योंकि 70% लोगों में बौनेपन का कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, उसमें गड़बड़ की वजह से ऐसा होता है। इसमें FGFR3 नामक एक जीन है जिसमें बदलाव से हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। तो उपचार यह है कि 1 साल की उम्र तक अगर विकास नहीं होता तो माता पिता को एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए। एक्सपर्ट 3 साल तक बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कोई दवाई नहीं देते। उसके बाद 5 साल से 7 साल की उम्र के बीच ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और हर महीने ब्लड से जांच की जाती है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल कुछ थोड़ा बहुत बढ़ रहा है कि नहीं। हर 3 महीने में ब्लड की जांच की जाती है कि हार्मोन ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये प्रक्रिया 13 से 15 साल तक की एज तक, यानी जब बच्चा 13 से 15 साल का होता है तब तक चलती है। और ये इलाज केवल और केवल एक्सपर्ट की देखरेख में होता है। नेक्स्ट है 7th, मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। ये बच्चे पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यही हैं। मानसिक मंदता यानी उसकी जो शारीरिक उम्र है और उसकी जो बौद्धिक उम्र है उसमें डिफरेंस होता है। हम बुद्धि का मापन IQ से करते हैं। जो 90 IQ है वो नॉर्मल IQ है। 70 तक की IQ जो है यानी 70 से और 90 के बीच का जो है स्लो लर्नर है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, स्लो लर्नर होता है। और 70 से कम यानी 69 से लेकर और 50 के बीच का जो है वो माइल्ड है। 49 से लेकर 35 IQ मॉडरेट है। और 34 से लेकर 20 के बीच वाले सीवियर MR होते हैं। 20 से नीचे जो है प्रोफाउंड MR होते हैं, यानी वो कस्टोडियल होते हैं। और अगला हमारा जो डिसेबिलिटी है मानसिक रोग, मेंटल इलनेस। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की जो आवश्यकता है, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में फर्क होता है। मेंटल रिटार्डेशन कोई बीमारी नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन जो है बौद्धिक क्षमता और शारीरिक विकास, इसमें अंतर होता है। बच्चे की बुद्धि जो है 5 साल के बच्चे के बराबर है, लेकिन शारीरिक रूप से वो 10 साल का हो गया है, तो वो 50 IQ का बच्चा है। मानसिक रोग जो है ये एक
बीमारी से ग्रस्त आदमी है, जो जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो डिसेबल ही हो गया है, उसमें कारण होता है जैसे सिजोफ्रेनिया है या भ्रम की शक्ति रहती है, भ्रम की स्थिति रहती है, और डिप्रेशन भी इसका एक कारण है, नशे की लत आदि इसमें शामिल होते हैं। और इसमें लक्षण होते हैं जैसे भ्रम उत्पन्न हो जाना, दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाना, पागलपन की स्थिति पैदा हो जाना, उदासी की भावना, फीलिंग सैड, अत्यधिक थकान, सोचने समझने में उलझन, एकाग्रता की कमी, ये कुछ चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, स्वलीनता यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम जैसे इंद्रधनुष होता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। ASD से ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो अकेले खेलना पसंद करते हैं बच्चे, और प्रकाश और आवाज़ के प्रति संवेदना दर्शाते हैं। फ्लैप द हैंड, ऐसे ऐसे हाथ या ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे। नाम पुकारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं होता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते। और नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क घात अर्थात सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक तरह का मस्तिष्क का पक्षाघात होता है। इसमें बच्चे मानसिक लकवा भी कह सकते हैं। ये OH जैसे ही होते हैं बच्चे, लेकिन इनके मसल ढंग से काम नहीं करते, मसल में खिंचाव रहता है। और फिजियोथेरेपी से कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये 10 हमारे हो गए। आगे है 11वां, मांसपेशी दुर्विकास अर्थात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MD कह देते हैं इसको, लेकिन MD में हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी को रखते हैं, इसलिए हम इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही कहेंगे। ये वंशानुगत मांसपेशी संबंधी बीमारी है और कंधे बाजू संबंधी जन्मजात भी हो सकता है। और इसके कई प्रकार हैं। अब अगर प्रकार पे जाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो आगे 12 नंबर पे चलते हैं, चिरकारी स्नायु विकार, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, यानी न्यूरोलॉजिकल नर्वाइन प्रॉब्लम आ गई है और बहुत पुरानी है, क्रॉनिक है। उपचार चलता रहता है लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में ही रहती है, ये पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं हो पाते, इसीलिए ये डिसेबल हैं कि ये ठीक नहीं हो पाते। 13 नंबर पे है अधिगम विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चे लर्निंग में प्रॉब्लम करते हैं, सिर्फ लर्निंग में, हो सकता है उनका IQ नॉर्मल हो, तब उसके बावजूद लर्निंग डिसेबल है। ये 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक तो डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत, दूसरी है डिसग्रेफिया, लिखने में दिक्कत, तीसरा है डिसकैलकुला अर्थात कैलकुलेशन में दिक्कत, 14वां है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी बहुऊतक काठिन्य, ऊतकों की कठिनता हो जाती है। ये एक तरह की बीमारी है क्योंकि कुछ बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 15वां है वाणी एवं भाषा विकलांगता, स्पीच इम्पेयरमेंट। ये मुख्यतः 2 तरह की है, वैसे तो कई प्रकार की, लेकिन मुख्यतः जो हमें आसपास दिखते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर वाले और दूसरे फ्लुएंसी डिसऑर्डर वाले। फ्लुएंसी डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं उनमें दिक्कत आती है कि वो हकलाते हैं, और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर वाले तुतलाते हैं। इसके अलावा जैसे
क्लेफ्ट पैलेट वाले हैं बच्चे, अफेजिया वाले हैं बच्चे, वो भी, इनमें भी स्पीच में प्रॉब्लम आती है। 16वां है थैलीसीमिया। ये एक आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, खून की फिर से कमी हो जाती है, फिर चढ़ाना पड़ता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका एक स्थायी उपाय है। उसके अलावा तो खून चढ़ाना ही इसका एक उपाय है। इसके अलावा 17 नंबर पे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रक्त संबंधी दोष है जिसमें कि जिसे एक्स फैक्टर कहा जाता है। मैं एक अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हीमोफीलिया के बारे में ही पूर्ण रूप से बताया जाए, खुल के बताया जाए, क्योंकि हीमोफीलिया एक लाइन में बताने की चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना बताता हूँ कि एक्स फैक्टर का रोग है, मदर फैक्टर का रोग है, ये औरतों को नहीं पुरुषों को होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर एक्स और वाई होती है क्रोमोसोम, और औरत के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है। अर्थात उसका अगर एक एक्स फैक्टर खराब भी है तो दूसरा एक्स उसका ठीक भी है, क्योंकि पुरुष में एक ही एक्स होता है, और वो एक्स अगर डैमेज है, हीमोफिलिक है, तो बंदा हीमोफिलिक आएगा। औरत के अंदर अगर एक एक्स उसका हीमोफिलिक है तो वो हीमोफीलिया की कैरियर होगी, ना कि हीमोफिलिक। चलिए अगला 18वां सिकल सेल डिजीज। सिकल का अर्थ होता है दांती, हंसिया, जिससे हम फसल वगैरह काटते हैं हाथ से, हाथ में पकड़ के फसल काटते हैं, न्यार काटते हैं, तो वो हंसिया या द्रांति जैसी इसकी जो हीमोग्लोबिन की कोशिका है वो राउंड की बजाय, यहाँ दिखाइए, इसकी बजाय इस तरह से हो जाती है। ये लग रही है ना दांती, सिकल सेल डिजीज। तो इसमें फिर ये भी एक तरह का एनीमिया है, इसमें बार बार इसमें खून की कमी होती है, कि आयरन प्रचुर प्रोटीन होता है, जो लाल रक्त कण होता है, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। 19वां है हमारा एसिड अटैक विक्टिम। ये मोस्टली लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया जाता है, तो वो ठीक होने के बावजूद उनमें विकलांगता आ गई है, एक आँख खराब हो गई है, स्किन खराब हो गई है, तो उसको भी इस श्रेणी में रखा गया है। 20वां है बहुविकलांगता। बहुविकलांगता में ज़्यादातर MR-OH, OH भी है और साथ में MR भी है, डेफ है साथ में OH भी है, डेफ है साथ में ब्लाइंड भी है। तो इन चीज़ों का एक से अधिक विकलांगता अगर आती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। और आखिरी यानी 21वां हमारा है पार्किंसंस डिजीज, यानी पार्किंस कंपनवात, जिसमें यूँ हाथ कांपते रहते हैं, ट्रेमर से आते रहते हैं, झटके आते रहते हैं। इस तरह की 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, और उम्मीद करता